सोचो 12 साल की एज में जब बाकी बच्चे टीवी और गेम्स देखते थे, वहीं ये लड़का कोडिंग सीखकर गेम्स बनाता था ब्लास्टर, और उस गेम को एक कंप्यूटर मैगजीन को $500 में बेच देता है और ये उसकी लाइफ की पहली इनकम थी। और आज वही लड़का रॉकेट, कार और AI टूल्स बनाकर वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ इलॉन मस्क की। 28 जून 1971 साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में जन्म होता है इलॉन मस्क का। बाहर से उनकी जिंदगी नॉर्मल थी, लेकिन अंदर से बहुत कुछ बिखरा हुआ था। उनके पिता एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जो कि काफी स्ट्रिक्ट थे, और उनकी माँ एक मॉडल और डाइटिशियन थी। उनके घर का माहौल इमोशनली कोल्ड था और इलॉन अकेले रहते थे, और इस वजह से उनके बहुत कम दोस्त थे और उनके स्कूल के हालात भी अच्छे नहीं थे। वो बाकी बच्चों से अलग थे, और जब बाकी बच्चे खेलते थे, इलॉन किताबें पढ़ते थे। उन्हें किताब पढ़ना इतना पसंद था कि वो 10-10 घंटे बस किताब पढ़ते रहते थे। उन्हें पता भी नहीं चलता था। साइंस फिक्शन, फिजिक्स, इंजीनियर और फिलोसफी वो सिर्फ पढ़ते नहीं थे, वो अपनी दिमाग में दूसरी दुनिया बना रहे थे और वो काफी इंटेलेक्चुअल बन गए थे। लेकिन उनका सबसे अलग होना आसान नहीं था। स्कूल में बच्चे उन्हें बुली करते थे। एक बार कुछ लड़कों ने उन्हें सीढ़ियों से फेंक दिया और इतना पीटा कि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। लेकिन इलॉन के अंदर कुछ अलग था। वो जितना अलग रहते थे, उनका दिमाग अंदर की दुनिया में गहराई तक जाने लगा और वहीं से ऑब्सेशन स्टार्ट हुआ। एक बार वो अपने फादर के साथ मॉल घूमने जाते हैं और वहीं वो पहली बार कंप्यूटर देखते हैं और अपने फादर से उसे लेने के लिए जिद करते हैं, और उन्हें उनका पहला कंप्यूटर मिलता है। जहां 12 साल की एज में बाकी बच्चे गेम खेलते थे, वहीं इलॉन गेम्स बनाते थे। उन्होंने खुद कोडिंग सीखी बिना किसी टीचर के, और प्रैक्टिस करते करते उन्होंने गेम्स बनाया ब्लास्टर, जो कि एक सिंगल प्लेयर स्पेस गेम था। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि उन्होंने उस गेम को एक मैगजीन कंपनी को $500 में बेच भी दिया। बेसिकली ये उनकी लाइफ की पहली इनकम थी। यहीं से इलॉन समझ गए कि वो अपनी आइडिया से पैसे भी कमा सकते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका में उनका दम घुटता था। वो जानते थे कि अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो मुझे अमेरिका जाना पड़ेगा, क्योंकि वही एक ऐसी कंट्री है जो उनके इस टैलेंट को पहचान सकती है। और 17 साल की एज में इलॉन साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा चले जाते हैं। उनके पास अभी कोई लग्जरियस लाइफ नहीं थी। कई बार उन्होंने फार्म में काम किया, कई बार बॉयलर रूम साफ किए और कई बार छोटे जॉब्स किए। फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया पहुंचे और वहीं उन्होंने फिजिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ी, और वो दिन में क्लासेस करते थे और रात में बिजनेस आइडियाज। जहां उनके दोस्त पार्टीज में जाते थे, इलॉन फ्यूचर इमेजिन करते थे। वो बार बार बात करते थे कि फ्यूचर को एक्साइटिंग होना चाहिए, और यही सोच आगे चलकर उनकी हर कंपनी की फाउंडेशन बनी। जब 1995 में इंटरनेट एवोल्यूशन अपने पीक पर था, तो ज्यादातर लोगों को ये समझ ही नहीं आता था कि इसका यूज कैसे करना है। लेकिन इलॉन देख चुके थे। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और सिर्फ 2 दिन बाद छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इंटरनेट एवोल्यूशन कॉलेज डिग्री से बड़ा है। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने अपने कजन किम्बल के साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की, Zip2। इलॉन दिन रात मेहनत करके कोडिंग करते थे और किम्बल डोर टू डोर जाकर दुकानदारों को Zip2 में लिस्ट होने के लिए कन्विंस करते थे। शुरुआत में ऑफिस काफी छोटा था और पैसे ना के बराबर थे। कई बार इलॉन को ऑफिस में ही सोना पड़ता था। वो सिर्फ फाउंडर ही नहीं थे, वो प्रोग्रामर भी थे, सेल्समैन भी थे और सपोर्टर स्टाफ भी थे। लेकिन प्रॉब्लम्स यही खत्म नहीं होती है। इन्वेस्टर्स उन्हें इमैच्योर समझते थे। कंपनी के अंदर भी कई लोग उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी इलॉन पीछे नहीं हटे। फिर 1999 में Zip2 बिक गई और इलॉन को मिले लगभग $22 मिलियन, और इसी तरह 22 साल के इलॉन मल्टी मिलियनर बन जाते हैं। कई लोग यही लग्जरी लाइफ देखकर रुक जाते हैं, लेकिन इलॉन ने अभी शुरू किया था। फिर Zip2 बेचने के बाद 1999 में इलॉन ने शुरू किया X.com, एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी। उस समय लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग पर ट्रस्ट नहीं था, इसलिए उनके लिए कस्टमर को लाना काफी मुश्किल था। इसलिए वो अपने हर यूजर्स को रिवॉर्ड देना चालू कर दिए। फिर देखते ही देखते X.com मर्ज होकर पेपल बन गया, और यहीं से उनकी लाइफ में केओस स्टार्ट हुआ। कंपनी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा। लोग उनके आइडियाज से अग्री नहीं करते थे। कुछ लोग तो उन्हें टू अग्रेसिव मानते थे, और फिर इलॉन को उनकी ही कंपनी के CEO पोजीशन से हटा दिया गया। लेकिन अब भी वो पेपाल के सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे। सोचो, जिस कंपनी को तुमने ही बनाया हो, तुम्हें ही उस कंपनी से बाहर निकाल दिया जाए, ये किसी को भी तोड़ सकता है। लेकिन फिर 2002 में पेपल को eBay ने खरीद लिया ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन में। इस डील से इलॉन को मिले $180 मिलियन। अब उनके पास इतने पैसे आ चुके थे कि वो अपनी लाइफ को आराम से जी सकते थे। लेकिन इलॉन का दिमाग आराम के लिए बना ही नहीं था। वो डिसाइड करते हैं इन 3 इंडस्ट्री को बदलेंगे, स्पेस, कार और एनर्जी। ये 3 इंडस्ट्री दुनिया की सबसे मुश्किल इंडस्ट्री थी। लोगों ने मजाक उड़ाया कि इंटरनेट
रॉकेट वाला रॉकेट बनाएगा, इलेक्ट्रिक कार कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। लेकिन इलॉन ने नोटिस नहीं किया। ह्यूमैनिटी धीरे धीरे प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ रही थी, क्लाइमेट चेंज, फॉसिल फ्यूल और स्पेस एक्सटिंक्शन रिस्क। उन्होंने डिसाइड किया अगर कोई सॉल्व नहीं कर रहा तो मैं करूंगा। फिर 2002 में इलॉन ने शुरू किया स्पेस एक्स। सुनने में कूल लगता है, लेकिन उस समय लोग उन्हें क्रेजी मानते थे। रॉकेट इंडस्ट्री में डिकेड्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन इलॉन के पास प्रैक्टिकली जीरो एक्सपीरियंस था। उन्होंने रसिया जाकर रॉकेट खरीदने की कोशिश की, लेकिन रशियंस ने उनका मजाक उड़ाया, इसलिए वो वापस आकर खुद रॉकेट साइंस पढ़ना शुरू कर दिए। उन्होंने सोचा अगर रॉकेट के पार्ट्स को खुद बनाया जाए तो कॉस्ट काफी कम हो सकती है, लेकिन थ्योरी और रियलिटी में काफी डिफरेंस होता है। 2006 में इलॉन पहला रॉकेट लॉन्च करते हैं, F1। पूरी टीम खुशी से झूम रही थी, लेकिन बस एक छोटे से फ्यूल लीकेज की वजह से फैल्कन 1 क्रैश हो जाता है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उनकी टीम सेकेंड लॉन्च की तैयारी करने लगी, और इस बार भी वो चूक गए। फिर 2008 में F1 का तीसरा लॉन्च शुरू किया जाता है, लेकिन इस बार भी सक्सेस हाथ नहीं लगी ड्यू टू माइनर एरर्स, और हर लॉन्च के साथ करोड़ों रुपए जल रहे थे। और सच कहूं तो इलॉन ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो चुके थे और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दोनों कंपनीज को बचाएं। इसलिए उन्होंने अपनी पर्सनल लग्जरीज को बेच दिया और दोस्तों से पैसे बोरो किए। ये वो समय था जब उनकी लाइफ लिटरली कोलैप्स कर रही थी। लेकिन फिर आया फोर्थ लॉन्च। पूरी टीम के मन में बस एक ही बात चल रही थी, अगर ये भी फेल हुआ तो स्पेस एक्स खत्म हो जाएगी। काउंटडाउन खत्म हुआ और रॉकेट लिफ्ट होने लगा। स्टेज 1 सक्सेसफुल रहा, स्टेज 2 सक्सेसफुल रहा, थर्ड स्टेज सक्सेसफुल रही। कुछ मिनटों बाद सब चीयर करने लगे, क्योंकि फैल्कन 1 का फोर्थ लॉन्च सक्सेसफुल हो चुका था और स्पेस एक्स पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बनी जिसने लिक्विड फ्यूल रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाया। उसके बाद नासा ने स्पेस एक्स को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। एक कंपनी जो कुछ महीनों पहले मरने वाली थी, अब वही दुनिया बदलने जा रही है। लेकिन उसी समय इलॉन टेस्ला में भी इन्वॉल्व थे। 2008 में हालात इतने खराब हो गए थे कि टेस्ला बंद होने वाली थी। उसी साल पर्सनल लाइफ भी टूटने लगी थी। डिवोर्स, स्ट्रेस और फाइनेंशियल प्रेशर। वो फैक्ट्री के फ्लोर पे ही सो जाते थे, 18 घंटे काम करते थे, इंजीनियर के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। कई लोग उन्हें इम्पॉसिबल डेडलाइन वाला इंसेन बॉस बोलते थे। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। टेस्ला रोस्टर एस मॉडल लॉन्च करती है। फिर दुनिया रियलाइज करती है कि इलेक्ट्रिक कार बोरिंग नहीं, फ्यूचर है, और आज हर कंपनी लगभग ईवी बना रही है। लेकिन जब इलॉन ने शुरू किया था तो पूरी इंडस्ट्री उनका मजाक उड़ा रही थी। इलॉन मस्क की लाइफ अगर डिफाइन करे तो वो होगा फेलियर। लेकिन फर्क ये था कि जहाँ फेलियर्स को देखकर लोग रुक जाते हैं, इलॉन ने फेलियर्स को डाटा की तरह देखा। रॉकेट फेल हुआ, उसे इम्प्रूव किया। कार प्रोडक्शन फेल हुआ, उसे फिक्स किया। इन्वेस्टर्स चले गए, नया रास्ता ढूंढा। कई लोग बस टैलेंट की बात करते हैं, लेकिन इलॉन की सबसे इम्प्रेसिव क्वालिटी थी शायद वर्क एथिक। 100 घंटे पर वीक काम करना, फैक्ट्री में सो जाना, बैक टू बैक मीटिंग्स अटेंड करना, रॉकेट डिजाइन को रिव्यू करना, टेस्ला के प्रोडक्शन इश्यू को हैंडल करना, स्पेस एक्स को हैंडल करना। उनकी लाइफ ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप प्रेशर थी। इलॉन की स्टोरी हमें सिखाती है कि हर कोई बिलियनियर बन सकता है। लेकिन इतना ही नहीं, इलॉन की कहानी हमें कुछ और सिखाती है। दुनिया अक्सर उसी लोगों को मजाक उड़ाती है जो दुनिया बदलते हैं। एक बच्चा जो किताबों में खोया रहता था, लोग जिसे अजीब बोलते थे, आज उसी ने दुनिया बदली। रॉकेट लॉन्च किया, कार इंडस्ट्री बदली और इम्पॉसिबल बिजनेस मॉडल को लॉन्च किया। और शायद यही उनकी कहानी का सबसे पावरफुल पार्ट है। उन्होंने अपनी फेलियर्स को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दिया, क्योंकि सपने तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो उस सपने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं।